इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इस अधिनियम में कुल 42 धाराएं हैं। पहले 44 हुआ करती थी, 1974 से 2 हटा दी गई। आपको बता दें, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यह एक प्रक्रिया विधि है। इसे 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हुए और 1 मार्च 1964 को ये लागू हो गई। 1 में क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम और विस्तार। 2 में परिभाषा दी गई है। परिभाषा में बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। दूसरे में सेटलमेंट है, व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कह सकते हो कि 1925 के तहत जो बिल ऑफ कोड आते हैं उसके अतिरिक्त है। फिर 3 में ट्रस्ट हो गया, जो भारतीय न्यास अधिनियम के तहत जो 3 में परिभाषा दी गई है वही मानी जाएगी। 4 में ट्रस्टी और 5 में, मतलब 5 का मतलब यहाँ 2 का 5 या ई कर लीजिए, शब्दावली है। ऐसी कोई शब्दावली जो इसमें दी गई है और परिभाषित नहीं है तो भारतीय संविधान अधिनियम में दी गई है वही मानी जाएगी। परिभाषा के अंतर्गत क्या हो गए? 5 पॉइंट। सेक्शन 2 में बाध्यता, फिर व्यवस्थापन, ट्रस्ट, ट्रस्टी और शब्दावली। 3 में क्या हो गए? अधिनियम कहाँ लागू होगा, मतलब विवृत्तियाँ कह सकते हो आपकी, जहाँ पर यदि लागू होना है कोई, तो इस अधिनियम के तहत जो व्यवस्था मिल सकती है वो मिल जाएगी, पालन करा दिया जाएगा। कोई संविदा के अतिरिक्त है तो अपना अलग से करा लीजिए। लेकिन यदि कहीं भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, खासकर बता दें 3(2) में या 3 का बी में, जहाँ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन का मामला चलेगा नहीं। अर्थात जैसे 100 रुपये से अधिक की स्थावर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो करना पड़ेगा। 4 में क्या है कि जो एक्ट है वो किस लिए है? वह सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, ना कि दंडिक। 4 क्या कहता है कि यह सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, ना कि दंडिक। 5 में क्या है? स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण, रिकवरी। कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति है तो वो अपनी संपत्ति को लेने के लिए सिविल प्रक्रिया के तहत एक लंबा वाद ला सकता है। 12 साल के अंदर उसे वाद लाना होगा और ला सकता है स्थावर संपत्ति में के लिए। ये कहती है धारा 5। 6 क्या कहती है? स्थावर संपत्ति पर कोई व्यक्ति काबिज था, उसे बेकब्जा कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, भले मालिक हो या ना हो, यदि कोई स्थावर संपत्ति पर काबिज था और उसे बेकब्जा कर दिया गया है और विधि की प्रक्रिया के विपरीत जबरदस्ती कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति, 2018 में संशोधन हुआ है, उसकी तरफ से कोई व्यक्ति या हित प्रतिनिधि वाद ला सकता है। बस करना क्या होगा उसे? ऐसा वाद जिस दिन वो हटाया गया है 6 महीने के पहले ले आए। अर्थात 6 महीने के बाद कोई वाद लाता है या फिर सरकार के खिलाफ कोई वाद लाता है तो वो मंजूर नहीं किया जाएगा। कोई स्थावर संपत्ति से जबरदस्ती बेकब्जा कर दिया गया है तो 2 स्थितियों में वाद नहीं लाएगा। कब? नंबर 1, जब 6 महीने के बाद लाता है और सरकार के खिलाफ कोई वाद नहीं लाया जाएगा। और यदि कोई वाद ले आया गया है, मतलब सरकार के खिलाफ नहीं, किसी अन्य के खिलाफ 2 महीने में ले आया है और कोई आदेश या डिक्री पारित हो गई है, 6(3) है ये, डिक्री पारित हो गई है, तो नो अपील, नो रिव्यू, ओनली रिवीजन। ये डिक्री पारित हो गई है तो ना तो उसकी अपील होगी ना उसका रिव्यू होगा, पुनर्विलोकन होगा, केवल क्या होगा? पुनरीक्षण होगा। 7 में क्या है? अब 7 और 8 जंगम संपत्ति के बारे में। 7 क्या कहती है? जंगम संपत्ति में कोई व्यक्ति कब्जे का हकदार है तो वह वाद ला सकता है। भाई भले ही वो मालिक ना हो लेकिन वाद ला सकता है, और चाहे वो ट्रस्ट के रूप में है, कोई है ट्रस्टी है और उसका सामान या कोई ले लिया गया है, ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है वो, तो ट्रस्टी वाद ला सकता है। और इस संहिता के तहत वाद लाने के लिए
विशेष और अस्थायी अधिकार संपत्ति पर जो रखता है वाद लाने के लिए पर्याप्त है। मतलब स्पेशल और टेम्परेरी अधिकार रखता है तो वाद ला सकता है। 8 क्या कहती है, जो व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है वो मालिक नहीं है तो उसे क्या करना होगा, उसे उसके मालिक को सौंपना होगा। कब, जब प्रतिवादी ने क्या कर रखा है, प्रतिवादी के पास संपत्ति वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में है, या वादी को धन के रूप में यथा योग्य अनुतोष नहीं मिलता है, प्राप्त होता है, या वादी को जो संपत्ति प्रतिवादी के पास है उसका नुकसानी का आकलन करना मुश्किल है, या संपत्ति को वादी से प्रतिवादी को सदोष अंतरित कराई गई थी। तो इन 4 मामलों में से तीसरा और चौथा, तीसरा धन कुछ पर्याप्त नहीं है और आकलन मुश्किल है, कितना हानि हो रही है, इन दोनों मामलों को तय कौन करेगा, न्यायालय। 9 में प्रतिरक्षाएं हैं। प्रतिरक्षा का मतलब ये है कि भाई जो इस अध्याय के अधीन कोई प्रतिरक्षा है वही प्राप्त होगी, इसके अलावा नहीं होगी। 10 में संविदा के बाबत निर्दिष्ट पालन है। ये क्या कहा गया है 10 में कि भाई कोई भी पालन जो कराया जाएगा तो 11, 2, 14, 16 के अधीन रहते ही कराया जाएगा। मतलब इन 3 में परिवर्तन, मतलब स्पेसिफिक प्रावधानों से नहीं कराया जाता है। 11 में है कोई भी न्यासी है और संपत्ति में काबिज है तो न्यास चाहे वो अव्यक्त हो विवक्षित हो वो पालन करा सकता है यदि उसने न्यास के अंतर्गत सीमाओं जो संविदा हुई थी उसके अंतर्गत वो उसका पालन करता है। लेकिन 11.2 क्या कहती है, किसी व्यक्ति ने जो संविदा के बाहर जाके कोई पालन करता है तो उसका पालन नहीं कराया जा सकता है। 12 में क्या है, संविदा के भाग का पालन। अब पता लगा जब संविदा का बहुत बड़ा पार्ट का पालन कर दिया गया है, और उदाहरण के तौर पर हमने 100 टन, हमने एक आदमी को 100 टन माल बेचने की संविदा की, 98 टन दे दिया, 2 टन नहीं दे पा रहे हैं, तो न्यायालय क्या कहेगा, उसका पैसा ले लो। जहाँ पर जो पारित करने वाला भाग है जो पालन नहीं हो पाया थोड़ा कम है तो न्यायालय क्या देखता है कि धन के रूप में प्रतिग्रहण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर पालन नहीं कराता है, धन दिया जाता है। या कोई ऐसी संविदा है जिसका आधा भाग पालन हो सकता है आधा नहीं हो सकता है तो आधे का करा देगा, आधे का नहीं कराएगा। 13 में क्या है भाई, 13 में ये है कि कोई व्यक्ति संपत्ति का हक नहीं है या अपूर्ण हक है और वो विक्रेता को या क्रेता को भेज देता है या पट्टे पर दे देता है, तब क्या प्रक्रिया होगी। इसको बड़ा अच्छे माध्यम समझिए, इसमें 4 पार्ट हैं। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ये से कहकर संपत्ति बेची कि भाई मैं इसका मालिक हूँ, बेच दी या पट्टे पर दे दी, ठीक। हम मान लीजिए विक्रेता हो गए, हमारा हक अपूर्ण था, हमने कहा हाँ ले लो, जबकि जमीन पर हमारा हक नहीं था। बाद में क्या हुआ, हक हम उस जमीन के मालिक हो गए, तो जिसको हमने बेची थी वो हमसे क्या कहेगा, भाई अब तो पालन करो, और वो हमको पालन करने के लिए विवश कर सकेगा और हमें उसे संपत्ति जिस क्रेता ने खरीदी थी या पट्टे में दी थी हमें देनी होगी। बाबा के मतलब एक कह सकते हो कि विबंध वाला एक उदाहरण टाइप का। दूसरा क्या है इसमें पॉइंट, अब हमने संपत्ति क्या कह दी हमारी है, जबकि वास्तव में हमारी नहीं है, लेकिन उस संपत्ति को हमारे हक को विधिमान बनाने के लिए किसी व्यक्ति की सहमति आवश्यक है, और हम यदि आवेदन करें तो जिस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है वो क्या करेगा, वह सहमत देने के लिए आबद्ध है। तो जिसने हमसे संपत्ति खरीदी थी हमसे क्या कहेगा, भाई सहमति प्राप्त करो, हमें सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी, और फिर हमें सहमति प्राप्त करने के बाद जिसने हमसे खरीदी थी उसे देना पड़ेगा। या दूसरी चीज़ इसमें और भी दी गई है, यदि हमारे हक को विधिमान बनाने के लिए किसी व्यक्ति के संपत्ति को हस्तांतरण आवश्यक है, हमारा हक तभी माना जाएगा जब वो हमको हस्तांतरित कर दे, और यदि हम उससे आवेदन करें तो वह संपत्ति हमें ट्रांसफ़र करने के लिए आबद्ध है। तो जो हमने जिसे कह के बेची थी वो आदमी हमसे क्या कहेगा, भाई अपना ट्रांसफ़र कराओ, वो तो देनी पड़ेगी। ये था 13.2। 13.3 में क्या है, पता लगा हमने संपत्ति बेची मकान 10 लाख का और 11 लाख का मॉर्टगेज है, बंधक है। तो जिसने हमसे ख़रीदा था, हमने मान लीजिए एक आदमी को अपना मकान बेचा कि भाई हम 10 लाख का मकान दे देंगे, ठीक, हमने उसको संपत्ति बेच दी, लेकिन उसे बाद में पता चला 11 लाख का तो उसी के पास मॉर्टगेज है।
तो जिसने हमसे खरीदा था वो हमसे क्या कहेगा, मोचन कराइए आप, हमें मोचन कराना पड़ेगा। और पता लगा कि नहीं चीज करा पा रहे हैं तो फिर मामला नहीं बनेगा। ये था आपका 13। 14 में क्या है, कौन सी संविधाएं विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती हैं। नंबर 1, जिसने जब पक्षकारों ने क्या किया हो, धारा 20 के तहत संविदा का प्रतिस्थापन पालन कर लिया हो, या कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। 14C में क्या है, कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों के व्यक्तिगत अहर्ता पर निर्भर है कि न्यायालय उसे क्या नहीं कर सकता, आदेश नहीं दे सकता, पालन नहीं करा सकता। या चौथा नंबर या डी नंबर, कोई अवधारणीय प्रकृति की संविदा, कोई संविदा जो अवधारणीय प्रकृति की हो। 14A में क्या है, एक्सपर्ट को एंगेज कर लेते हैं। यदि कोई आवश्यक समझता है न्यायालय कि किसी विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाना चाहिए तो विशेषज्ञ को नियुक्त कर देगा और पक्षकारों से कहेगा अपने आप क्या करिए, डॉक्यूमेंट इनको दीजिए, और विशेषज्ञ एक अभिलेख तैयार करेगा, मतलब रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट अभिलेख का भाग होगी और दोनों पक्षकारों से देखेंगे और जो विशेषज्ञ नियुक्त होगा उसका खर्चा दोनों पक्षकार देंगे। इस तरह विशेषज्ञ जब आवश्यकता पड़ती है तो उसे विशेषज्ञ को, ऐसे विशेषज्ञ को नियुक्त किया जा सकता है। 15 में क्या है, कौन हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन प्राप्त कर सकता है, यही 3 चीजें बता दें। 15 में क्या है, कौन प्राप्त कर सकता है। 19 में किसके विरुद्ध प्राप्त की जा सकती है, और 41 में कब नामंजूर कर दिया जाएगा। 15 में कौन प्राप्त कर सकता है, बात के पक्षकार है, अभिकर्ता है, प्रतिनिधि हैं, उत्तरभोगी हैं, सकब्जाधारी हैं, ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसके विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है, ये 19 में दिया है। कब नामंजूर कर दिया जाएगा, ये 41 में दिया है। तो 15, 19, 41। 15 में कौन प्राप्त कर सकता है और 19 में किसके विरुद्ध प्राप्त की जा सकती है, और 41 में कब नामंजूर कर दिया जाएगा। 16 में व्यक्तिगतवाद का वर्जन। जब भाई आपने धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित पालन करा लिया है तो नहीं कराएंगे, या जिस पक्षकार को पालन कराना है वो कपट के द्वारा पालन नहीं करना है, अक्षम है, तब नहीं हो पाएगा। और 11C, यदि वो व्यक्ति साबित करने में असफल रहता है कि वो अपनी संविदा के भाग का पालन करने को तैयार और रजामंद है। ध्यान कर लीजिए, MP में जब SRA का क्वेश्चन बनता है तो 16C से बहुत आता है। 16C में क्या है, जब तैयार और रजामंद है तभी संविदा का पालन होगा, जब तैयार और रजामंद है, नहीं है तो नहीं होगा। 17 में क्या है, कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को बेचने की संविदा करता है जिसका वो मालिक नहीं है। उदाहरण ले लीजिए, हमने कहा वो मेरा खेत है, खरीद लो, आपने एग्रीमेंट कर लिया हमसे, अब हम उसके मालिक नहीं हैं, आपने हमसे खरीदा था, आप चले गए कोर्ट और क्या कहा, हमसे पालन करवाया जाए। तो न्यायालय क्या हमसे पालन करा सकता है? जब संविदा के हम मालिक ही नहीं हैं तो न्यायालय ऐसे भाग का पालन नहीं करा सकता है। ये 17 है। 18 है, फेर फार के बिना प्रवर्तित नहीं होगी। हम संविदा का पालन कराना चाहते हैं और आप क्या कह रहे हैं, इसमें कपट के द्वारा, तथ्य की भूल के कारण या मिथ्या उद्देश्य के कारण जो हमारा उद्देश्य था पूरा नहीं हो रहा है, या हम लोगों ने जो आपस में संविदा की थी विधिक परिणाम पैदा करने के लिए थे वो नहीं है, यह संविदा का पालन विदेश पालन करने के बाद बदल दी गई है, तो तब तक जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 18, हम संविदा का पालन कराना चाहते हैं और दूसरा पक्षकार क्या कहता है, भूल के कारण, कपट के कारण या मिथ्या उद्देश्य के कारण कुछ ऐसा इसमें परिवर्तन हो गया है कि इसमें फेरफार हो गया है, जब तक इसको ठीक नहीं करा दिया जाता तब तक इसको परिवर्तन ना कराया जाए। ये आपका हुआ 18। 19 में बता चुके हैं किसके विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। 20, संविदा का प्रतिस्थापन पालन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता को ध्यान में रखते हुए संविदा के अधिनियम को तोड़ते हुए, मतलब नहीं, उसे नहीं माना जाएगा कि उसको ओवरलैप नहीं करते हुए, उदाहरण के लिए हमने एक व्यक्ति से संविदा की और दूसरे पक्षकार ने संविदा भंग कर दी, हम पीड़ित पक्षकार हुए और दूसरा भंग करने वाला पक्षकार हुआ, तो हम क्या करें? हम अपने तीसरे अभिकरण के माध्यम से या अपने अभिकरण के माध्यम से
संविदा भंग करने वाले पक्षकार के पास एक विकल्प रखेंगे, भाई ये इतना इतना पैसा बन रहा है वो आप हमें वापस दे दो। ये 20(1) है। 20(2) में क्या कहा गया है कि जब हम विकल्प रखेंगे, भाई हम पीड़ित हैं, हम उससे पैसा अपना खर्चा जो हमारा नुकसान हुआ पाना चाहते हैं, तो हम न्यूनतम 30 दिन की नोटिस देंगे कि भाई 30 दिन के अंदर हमें आप दे दीजिए, नहीं तो हम तीसरे अभिकरण के माध्यम से या अपने अभिकरण के माध्यम से हम इसका पालन कराएंगे। और आप पालन नहीं करते हैं तो तो पैसा हमको पैसा लेना उससे, हम तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक न्यायालय से उसका प्रवर्तन नहीं करा लेंगे। 20(3) क्या कहती है? 20(3) ये कहती है कि हमने जब उससे कहा कि आप हमें हमारा खर्चा दो, उसने हमको दे दिया, जो हमारा नुकसान हुआ दे दिया, तो हम संविदा के निर्दिष्ट पालन के लिए बात नहीं लाएंगे ना, भाई हमारा तुम्हारा तुमने खर्चा दे दिया हम पालन थोड़ी कराएंगे, अन्य कोई खर्चे हैं तो लेते रहो आप। ये था 20(A) इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने एक लिस्ट दे रखी है इस संहिता के सबसे लास्ट में। क्या लिस्ट दे रखी है कि इन मामलों में कोई भी न्यायालय स्टे नहीं देगा। सरकारी परियोजना है, उदाहरण बता दें, गैस पाइपलाइन बननी है, ट्रेन के पुल बनने हैं, या सरकारी आवास बनने हैं, या 4 धाम की यात्रा का मार्ग बनना है, और कुछ किसी बात को लेके आदमी चला जा रहा है कोर्ट में कि सर ये परियोजना रोकी जाए, स्टे दिया जाए। इसीलिए SRA में संशोधन किया गया 2018 में कि ये मामले जब होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट वाले मामले होंगे, तो न्यायालय क्या नहीं करेगा, व्यादेश या स्टे नहीं देगा। ये एक 20(A) 20(B) में विशेष न्यायालय खोले जाएंगे, और 20(C) में लिमिटेशन है, भाई जो मामले आएंगे जल्दी से निपटाया जाए। तो 20(C) में ये कहा गया है कोई भी मामला जो आए इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, तो 12 महीने के अंदर निपटा दीजिए, और यदि 12 महीने में नहीं निपट रहा है तो कारण बताते हुए 6 महीने और दे दीजिए, अर्थात 18 महीने में निपटाना है आपको। ये तो हो गया 20(C). 21 प्रतिकर। न्यायालय प्रतिकर संविदा के विशिष्ट पालन के अतिरिक्त प्रतिकर दिला सकता है। कैसे, जरा समझिए। जब न्यायालय से हमने क्या कहा कि हम विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाए, और न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ, और न्यायालय ने कहा भाई विनिर्दिष्ट पालन तो वाद नहीं, विनिर्दिष्ट पालन का आदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाँ आपको नुकसान हुआ है तो आपको प्रतिकर दिला दिएंगे। हमको विनिर्दिष्ट पालन का वाद लेकर आए, विनिर्दिष्ट पालन का तो आदेश नहीं दिया गया, लेकिन प्रतिकर दिला सकता है यदि हमें नुकसान हुआ है, न्यायालय को लगता है। इसी तरह जब हम विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाए, न्यायालय ने हमको विनिर्दिष्ट पालन का आदेश भी दे दिया, प्राप्त भी हमने कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा घाटा हो रहा है, तो दूसरे पक्षकार से क्या कहेगा न्यायालय कि भाई विनिर्दिष्ट पालन का तो आपने वाद ले आए हैं, इनका पालन भी कर दो, इसके अतिरिक्त भी प्रतिकर दो। पालन करने के बावजूद भी, बाद भी, लेकिन जो प्रतिकर होगा वो कैसा होगा? तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 के तहत अपरिनिर्धारित नुकसानी के रूप में यह तरह प्रतिकर दिलवाया जाएगा, लेकिन प्रतिकर तभी दिलवाया जाएगा जब आप मांगेंगे या बीच मुकदमे में मांग सकते हैं। ये था 21। 22 में जब मुकदमा कोई है, चाहे कब्जा है, पोजीशन है, अग्रिम धन है, हम वाद लेके आए किसको, स्थावर संपत्ति के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाया गया, तो उसी वाद में हम क्या करेंगे कि कब्जे की मांग कर सकेंगे कि भाई इसमें कब्जा भी दिला दिया जाए, पृथक कब्जा दिला दिया जाए, अग्रिम धन है तो दिला दिया जाए। ये 22 था। 23 क्या है? 23 बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 23 कहते क्या है? परिनिर्धारित नुकसानी है। हम ही मान लीजिए हमने एक आदमी से ये तय किया कि भाई आप क्या करना कि हमें 25 तारीख तक या इस तारीख तक इतना माल दे देना, और नहीं दोगे तो आपको 1 लाख रुपए आपको जुर्माना देना होगा। तुमने कहा ठीक। अब जिस माल को हमने मंगाया था उसकी कीमत 4 गुनी हो गई। अब हम उसके लिए वाद लेके आए कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद लेके आए उसके खिलाफ, भाई हमें सामान चाहिए, और दूसरे पक्षकार से हमने क्या कहा, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन के लिए हम वाद लेके आए, न्यायालय ने कहा करो। तो दूसरा पक्षकार क्या कह रहा है, सर संविदा का विनिर्दिष्ट पालन तो नहीं करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए जुर्माना है, वो हमसे ले लें। और उस माल की कीमत बढ़ चुकी है। मतलब जब दूसरा पक्षकार संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को तैयार नहीं है, लेकिन जो प्रतिकर के रूप में राशि तय हुई थी उसको देने को तैयार है, तब न्यायालय ये देखेगा कि पक्षकारों का उद्देश्य क्या था, प्रतिकर लेना कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करना। तो न्यायालय को लगता है कि दोनों पक्षकारों का उद्देश्य
प्रतिकार देना नहीं या लेना नहीं, तो क्या करेगा वो? वृद्धिश पालन का आदेश दे देगा। ये कहती है 23। 24 में क्या है? हम संविदा के वृद्धिश पालन के लिए वाद लेकर आए, और जब संविदा के वृद्धिश पालन के लिए वाद ले आए कर रहा है और खारिज हो गया, तो हम क्या प्रतिकार मांग सकते हैं क्या किसी से? तो प्रतिकार नहीं मांग सकते। ये आपका हो गया 24। और 25 में क्या है? 25 में स्थिति ये है कि पंचाट के लिए है, मध्यस्थम को लागू नहीं होगा, बाकी सब में लागू होगा। 26 क्या कहती है? रेक्टिफिकेशन, परिशोधन। जब पक्षकारों के कपट, तो परिशोधन है, ध्यान रखिए, जब पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण या कोई लिखत के कारण जो किसी कंपनी का संगम या अनुच्छेद ना हो और दोनों पक्षकारों का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है, तब क्या करेगा? दोनों में से कोई पक्षकार या उसके हित प्रतिनिधि वाद ला सकेंगे, या फिर वादी किसी ऐसे वाद में जो कोई अधिकार लिखित के आधार पर उद्भूत होता है उसका अभिवचन कर सकेगा। और न्यायालय क्या करेगा? परिस्थितियों को देखेगा और कर सकेगा कि हाँ, इसका पालन किया जाना चाहिए। ये 26 है। याद क्या करेंगे? पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण। 27 में क्या है? कब कोई व्यक्ति जब कोई संविदा के पालन के लिए वाद लाएगा तो कब नामंजूर कर दिया जाएगा और कब उसका मंजूर, मतलब विखंडन कर दिया जाएगा, कब नामंजूर कर दिया जाएगा। हम संविदा के विखंडन के लिए वाद लाए, 27 कहती है, और न्यायालय किन परिस्थितियों में उसको न्याय निर्णीत कर सकेगा? 2 परिस्थितियों हैं न्याय निर्णीत करने के लिए। कब? नंबर 1, जब संविदा वादी द्वारा सुनकरनीय या परवशीय हो। दूसरा, संविदा ऐसे वाद हेतुकों के विरुद्ध है जो देखने से प्रकट नहीं होती है और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है। इन 2 परिस्थितियों में न्यायालय क्या करेगा? न्याय मतलब हम संविदा भंग के लिए वाद लाए थे, यहाँ न्याय निर्णीत कर देगा। न्याय निर्णीत और नामंजूर 2 शब्द हैं। तो इन 2 परिस्थितियों में न्यायालय क्या करेगा? न्याय निर्णीत कर देगा। कौन सी 2 परिस्थितियों में? जब संविदा वादी द्वारा शून्यकरणी या परवशीय है। दूसरा, जब संविदा ऐसे वाद हेतुकों के विरुद्ध है जो देखने से प्रकट नहीं होती है और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है। और निम्न 4 परिस्थितियां हैं जब न्यायालय संविदा को नामंजूर कर देगा। नंबर 1, जब वादी ने संविदा को अव्यक्त या विवक्षित प्रकार से अनुसमर्थित कर दिया है। जब ऐसी स्थिति है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण या किसी अन्य स्थितियों के कारण संविदा का परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तीसरा, जब संविदा के किसी पक्षकार ने दूसरे व्यक्ति से सद्भावनापूर्वक धन प्राप्त कर लिया है, और जहां संविदा का केवल आधा भाग विखंडनीय है और उस आधे भाग को अलग नहीं कर सकते हैं, तो पूरी भाग को नामंजूर कर देगा। ये 27 है। 28 क्या कहती है? 28 ये कहती है कि उसी वाद में, मतलब जब हम संविदा के वृद्धिश पालन के लिए वाद लाए और हमने विक्रय के लिए बेच दी, भाई न्यायालय ने क्या जारी किया? संविदा के वृद्धिश पालन में कि इनको सामान बेचना है, मतलब हमको आदेश दिया कि आप संविदा के वृद्धिश पालन में इनको संपत्ति दूसरे को बेच दीजिए। ठीक है, जिसने को बेची थी वो पैसे नहीं दे रहा है। जिसको न्यायालय ने कहा था कि इनको आपको बेचना है और इसने क्रय की थी, वो हमें पैसा नहीं देगा, तो हम करें क्या? अलग से वाद नहीं आएगा। उसी वाद में संविदा को विखंडन के लिए वाद ला सकेंगे। और 28(2) में क्या बता दिया गया कि यदि कोई चीज़ पहले से कब्जा कर ली गई है तो उसे वापस दिला दी जाएगी। 28(3) में क्या कह दिया गया कि न्यायालय ने कहा हमसे इनको आप विक्रय कर दीजिए। वो आदमी क्या करता है? हमसे खरीद लेता है, पैसा दे देता है हमको, तो उसी वाद में क्या कहेगा? हस्तांतरण कर दो, पृथक कर दो, अलग कर दो, वो करा सकेगा, लेकिन उसी वाद में करेगा। इसके लिए प्रवर्तन के लिए अलग से वाद नहीं लाया जाएगा। 29 में अल्टरनेटिव प्रेयर हो गई। 30 में साम्यक हो गया, मतलब कि जब क्या बोलते हैं साम्य का प्रभाव रखेंगे आप। 31 में कैंसिलेशन, जब कोई लिखत, मतलब कोई लिखत है, हमें वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध लिखत शून्य करनी है और युक्तियुक्त आशंका है कि यदि उसे इसी प्रकार छोड़ दिया गया तो वादी को नुकसान होगा, तो वह इसे विखंडन कराने के लिए न्यायालय में वाद ला सकेगा और न्यायालय उसे विखंडित कर देगा
और यदि वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो क्या करेगा न्यायालय, उसकी एक प्रति रजिस्ट्री ऑफिस भी भेज देगा, रजिस्ट्रेशन के ऑफिस भेज देगा। जहाँ संविदा का भाग परिवर्तित है वो 32 के बारे में है, आधे भाग के रूप में है। और 33 में थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखिएगा कब हम लाभ वापस ले सकते हैं। जैसे कोई संविदा सुन करनी होती है तो जो आदमी घाटा होता है वही लेके जाता है ना बात की, सर उन्होंने हमें ठग लिया, कपट के कारण संविदा सुन करनी है, संविदा सुन कराई जाए। समानता यही होता है ना। 33 क्या है, उल्टा है। हम संविदा के निर्दिष्ट पालन के लिए बाध लाए जिसके खिलाफ वो क्या कहता है, क्या है, दूसरा पक्षकार संविदा सुन करनी है, उनका ठीक पैसा दे दो, संविदा खत्म। 33 का ए ये कहता है। बी क्या कहता है, हम एक व्यक्ति के विरुद्ध संविदा के निर्दिष्ट पालन के लिए बाध लाए। और बी क्या कहता है कि भाई साहब ये तो भारतीय संविदा अधिनियम के 11 के तहत शून्य है, क्योंकि जिस समय संविदा हुई तो मैं तो अवयस्क था और अवयस्क से संविदा होती नहीं है। तो 33 का बी पार्ट कहता है, न्यायालय क्या कहेगा, ठीक है संविदा तो क्या है, सुन करनी है, सॉरी शून्य है, लेकिन जो लाभ लिया है वापस कर दो। ये 33 है। 34 क्या है, डिक्लेरेशन सूट। हम संपत्ति पे विराजमान हैं और हम विधिक हक भी रखते हैं, और दूसरा पक्षकार कहता क्या है, तुम्हारी संपत्ति थोड़ी नहीं है। अब हम बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो हम न्यायालय में ये जाते हैं ये कहते हुए कि घोषणा की जाए कि संपत्ति के मालिक हम हैं, जिसको विरोध करना है करें, और न्यायालय के स्वविवेक का अधिकार है, करे या ना करे। न्यायालय कर देता है तो ठीक है, लेकिन एक इसमें परंतु है, जब संविदा के घोषणा के लिए बाध लाएंगे उसके अलावा हम कुछ अलग अंतोष मांग सकते थे और हमने नहीं मांगा, तो फिर यदि पहले तो अंतोष दिया ही नहीं जाएगा, डिक्लेरेशन किया ही नहीं जाएगा और ऐसा शून्य हो जाएगा। उदाहरण, हमने ये घोषणा की कि भाई घोषणा की जाए कि ये घर हमारा है और घर में कोई दूसरा आदमी रह रहा है, हमने कब्जे की मांग नहीं की, तो ऐसी यदि हमने कब्जे की मांग की घोषणा की लोप किया है तो ऐसी डिक्री की घोषणा नहीं की जाएगी, डिक्लेरेशन नहीं लाया जाएगा या नहीं दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। ये 34 कहती है। 35 में ये है कि भाई प्रभाव, यदि हम लेके आए हैं हमारे पक्ष में डिक्लेरेशन सूट हुआ है तो हम और हमारे प्रतिनिधि और जिसने विरोध किया था वो उसके प्रतिनिधि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये था 35। 36 में निवारक अंतोष कैसे अनुगत किया जाता है, तो स्थायी या अस्थायी व्यादेश द्वारा। 36 है। 37 अस्थायी व्यादेश क्या होता है, अस्थायी व्यादेश सीपीसी के थ्रू होता है। आदेश 39 मतलब वाद के किसी भी प्रक्रम पर दिया जा सकता है, कब तक, न्यायालय के अग्रिम आदेश तक बना रहता है। अस्थायी व्यादेश, जबकि स्थायी एसआरए के तहत दिया जाएगा, दोनों पक्षों को सुनकर डिक्री के माध्यम से अनुगत किया जाता है। 38 क्या कहती है, शाश्वत व्यादेश। शाश्वत व्यादेश वादी के पक्ष में विद्यमान बाध्यता चाहे अव्यक्त या विवक्षित भंग के निवारण के लिए हो, अनुगत की जा सकती है। क्या कहती है, शाश्वत व्यादेश वादी के पक्ष में विद्यमान बाध्यता चाहे अव्यक्त या विवक्षित भंग के निवारण के लिए हो, अनुगत की जा सकती है। यदि कोई बाध्यता संविदा से उत्पन्न होती है तो इस अधिनियम के भाग 2 के तहत निर्देशित होगी। भाग 2 के तहत मतलब 9 से 25 तक निर्देशित होगी। और 38(3) क्या कहती है कि वादी कहता है प्रतिवादी वादी की संपत्ति में कब्जा करता है, कब्जा करने की धमकी देता है, तब दिया जा सकता है। कब, जब प्रतिवादी वादी की संपत्ति पर अभी करता है। दूसरा, जब प्रतिवादी को संपत्ति में जो हानि हो रही है उसका आकलन करना मुश्किल है। तीसरा, जब धन के रूप में यथायोग्य अंतोष नहीं पहुंचाता है। चौथा, वाद की बहुलता को निवारण के लिए। इन परिस्थितियों में शाश्वत व्यादेश अनुगत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। 39 में है मैंडेटरी। मैंडेटरी में क्या है, जहां न्यायालय किसी बाध्यता के भंग को निवारण के लिए कतिपय ऐसा आदेश देने के लिए समर्थ है और उसे दिया जाना चाहिए, न्यायालय ऐसा आदेश जारी कर सकता है। और किसी बाध्यता के भंग को निवारण करने के लिए है तो न्यायालय स्वविवेक से, जबरदस्ती नहीं है, स्वविवेक से ऐसा आदेश जारी करेगा। ये 39 है
मैंडेटरी। 40 में क्या है, जहां न्यायालय धारा 38 के तहत शाश्वत व्यादेश जारी कर सकता था या फिर धारा 39 के तहत मैंडेटरी व्यादेश जारी कर सकता था, उसके स्थान पर या अतिरिक्त प्रतिकर दिलवा सकता है। ध्यान करिए, उसके स्थान पर या अतिरिक्त प्रतिकर दिलवा सकता है, लेकिन मांगना होगा। लेकिन एक बार प्रतिकर कोई मांगने गया और खारिज हो गया तो फिर उसके लिए कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। ये था आपका 40। 41 हम पहले ही बता चुके हैं कि नामंजूर कर दिया जाएगा। और 42 नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या है, एक आदमी ने एक स्त्री से ये कॉन्टेक्ट किया संविदा की कि तुम हमारे होटल में 3 महीने गाना गाओगी, ठीक। लेकिन उस स्त्री ने क्या किया, 1 महीने तो गाना गाया और फिर काम दोनों गाना नहीं गाएंगी। तो होटल वाला कहाँ गया, कोर्ट में, ये कहने के लिए कि इनसे गाना गवाया जाए स्त्री से। न्यायालय ये तो आदेश नहीं दे सकता कि तुम गाना गवाओ, लेकिन हाँ, जहाँ न्यायालय सकारात्मक आदेश नहीं दे सकता है वहाँ नकारात्मक आदेश देने से रोका नहीं जाएगा। अर्थात न्यायालय उस स्त्री से क्या कहेगा, ठीक है तुम इनके यहाँ गाना मत गाना, लेकिन अन्य कहीं जगह भी गाना मत गाना, इसका आदेश दे सकता है। ये 42 है। मैंने जो आपसे बात की 1 से लेकर 42 तक की, 30 मिनट हुआ है, 30.5 मिनट हुआ है। इस 30.5 मिनट में आप SRA ख़त्म कर सकते हैं। और यदि जो लगता है कि थोड़ा जल्दी बोल गए हैं या कुछ है तो एक बार आप सुन लीजिए, फिर एक बार बुक को पढ़ लीजिए, पॉज करके थोड़ा सा देखते जाएंगे तो मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे में या आधे 1 घंटे में आपका SRA पूरा निपट जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं बीच में किताब देखना भी चाहता था कि शायद देख लूँ कहीं कुछ छूट रहा हो, कि गलती ना हो रही हो। मेरा पुत्र है 11 साल का है, यदि मैं देखने लगता हूँ तो कहता क्या है, पापा नो चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग। तो मेरे ऊपर दबाव भी होता है कि मैं बुक ना देखूँ। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं।